Hello students, today we are going to discuss about a new topic that is Gauss divergence theorem. Gauss divergence theorem टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है और इसे हम कैसे यूज़ करेंगे और क्या इसका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। समटाइम स्टेटमेंट्स कैन बी आस्क इन योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। तो ये भी आपको स्टेटमेंट भी आपको याद होना चाहिए कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इफ व्हाट इज द स्टेटमेंट? इफ वेक्टर एफ is a vector point function having continuous first order partial derivatives in the region V bounded by the closed surface capital S, then double integral or surface integral of vector f dot n cap ds is equal to triple integral or volume integral over the volume V of divergence of vector function f dv. We can state this theorem also in the manner double integral over the surface S of vector f dot n cap ds is equal to triple integral over the volume of divergence of vector v dx dy dz, where n cap is the unit normal vector to the surface given surface S in outward direction. स्टूडेंट दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करती है, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल के साथ रिलेट करती है। मीन्स सरफेस इंटीग्रल को हम वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं सरफेस इंटीग्रल में डबल इंटीग्रल है और वॉल्यूम इंटीग्रल में ट्रिपल इंटीग्रल है। तो आप सोच रहे होंगे कि डबल इंटीग्रल ईजी है तो हम इसे ट्रिपल में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आप देखेंगे आगे क्वेश्चन हम जब करेंगे तो सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करना टफ होता है, क्योंकि कोई भी सरफेस अगर क्लोज है तो जरूरी नहीं है कि उसकी सरफेस जो है वो एक ही बाउंड्री एक ही सरफेस जो है वो एक ही पोर्शन से बन रहा हो। सरफेस हो सकता है बहुत सारी पोर्शन से मिलकर बना हो। तो उस केस में जब हम सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे तो टोटल सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए जितने भी फेसेस हैं सभी फेसेस के अलोंग एरिया सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करके तब टोटल निकालेंगे। और उन सरफेस से अगर टोटल एक ही वॉल्यूम बाउंड हो रहा है भी तो वॉल्यूम इंटीग्रल सिर्फ हमें एक ही निकालना पड़ेगा। तो बेटर होगा कि हमें कोई भी सरफेस इंटीग्रल गिवन है और उसे वैल्यूट करने को कह रहा है और सरफेस क्लोज्ड है तो हम उसे सरफेस इंटीग्रल को किस में कन्वर्ट करके सॉल्व करें, वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करके मिस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करके सॉल्व करें। अब इसे क्वेश्चन कैसे करना है स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन में दिया होगा इस तरीके से एक सरफेस इंटीग्रल और एस सरफेस अगर क्लोज सरफेस दी है तो क्वेश्चन में आपको खुद से क्लियर हो जाएगा कि वो सरफेस अगर क्लोज है तो आप उसको इजीली कर सकते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम से में कन्वर्ट का यूज करके सरफेस इंटीग्रल को, अगर सरफेस क्लोज्ड है स्टूडेंट। और अगर सरफेस क्लोज नहीं है तो हम डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आपके आएगा कि स्टेट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड यूजिंग द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल। तो सरफेस इंटीग्रल कुछ इस तरीके से गिवन होगा वहाँ पर और आपको उसका
इंटीग्रल सॉल्व करना होगा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करते हुए, और स्टेटमेंट भी कहेगा। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है। दूसरा फिर क्वेश्चन इस टाइप का आता है, वेरीफाई द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई करने का भी क्वेश्चन आता है। वेरीफाई करने का मतलब आपको दोनों इंटीग्रल सॉल्व करने हैं, सरफेस इंटीग्रल भी और वॉल्यूम इंटीग्रल भी, दोनों इक्वल आ जाने चाहिए। अगर आते हैं तो इट मीन्स आपकी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई हो जाती है। तो स्टूडेंट्स इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं एक वेरिफिकेशन का ही क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई करने का क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम, वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर वेक्टर f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड आई कैप प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स जे कैप प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई के कैप taken over the rectangular parallelopipe bounded by the surface x greater than equal to 0 less than equal to a, y greater than equal to 0 z less than equal to b and z greater than or equal to 0 less than equal to or equal to c। तो इस तरीके से ये हमें एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें वेरीफाई करना है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को। एक वेक्टर फंक्शन हमें f ये गिवन है इसके कोरस्पॉन्डिंग, और सरफेस जिसके लिए हमें कैलकुलेट करना है, ये डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई करनी है, वो हमारे पास ये इस तरीके से एक पैरेललोपाइप दिया हुआ है। पैरेललोपाइप मीन्स स्टूडेंट क्यूबॉइड मीन्स घनाभ, है ना स्टूडेंट, वो हमें गिवन है जो इन प्लेन से बाउंड हो रहा है। ये x इक्वल टू 0 x इक्वल टू ए प्लेन की इक्वेशन है, x इक्वल टू ए 0 जो बनेगी वो एक्स वाई जेड प्लेन की इक्वेशन होगी। y इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन होगी, y इक्वल टू है तो ये एक्स जेड प्लेन की इक्वेशन होगी, z इक्वल टू 0 ये इक्वेशन होगी एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन होगी। तो इस तरीके से प्लेन्स की इक्वेशन गिवन है स्टूडेंट। यहाँ पर x इक्वल टू ए प्लेन की अगर हम बात करें तो x इक्वल टू ए प्लेन होगा, x इक्वल टू प्लेन होगा y जेड प्लेन के पैरेलल कितने डिस्टेंस पर, a डिस्टेंस पर। y इक्वल टू b भी एक प्लेन होगा जो कि कौन सा प्लेन होगा, y इक्वल टू है तो ये प्लेन होगा किसके, एक्स जेड के पैरेलल कितने डिस्टेंस पर, b डिस्टेंस पर। और z इक्वल टू c प्लेन है, अगर z इक्वल टू है तो इट मीन्स ये किसके पैरेलल होगा, ये पैरेलल होगा z इक्वल टू है तो इसका मतलब एक्स वाई के पैरेलल कितने डिस्टेंस पर, c डिस्टेंस पर। तो इस तरीके से ये प्लेन्स हैं, इनसे बाउंड होने वाले रीजन के लिए, वॉल्यूम के लिए हमें ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई करनी है स्टूडेंट। पहले तो हम यहाँ पर ये जो रीजन है वो उसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। पैरेललोपाइप मीन्स क्यूबॉइड की बात कर रहा है, ये क्यूबॉइड मीन्स क्यूबॉइड मीन्स घनाभ की बात कर रहा है स्टूडेंट। तो अगर ये एक्स एक्सिस हम लेते हैं, यहाँ पर ये ओरिजिन लेते हैं, ये वाई एक्सिस ले लिया और यहाँ पर ये हमने जेड एक्सिस ले लिया स्टूडेंट। तो उस केस में आपका अगर हम एक पैरेललोपाइप इट मीन्स घनाभ यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ये हमने ड्रॉ कर लिया घनाभ, जिसकी डायमेंशन आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग ये डिस्टेंस कितने तक जा रहा है, 0 से a के बीच में क्वेश्चन में वेरी करने को कह रहा है x, और y 0 से b के बीच में वेरी करने को कह रहा है, और z वेरी कर रहा है 0 to c। इट मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो पैरेललोपाइप है यानी कि घनाभ है, इसके टोटल कितने फेसेस हैं स्टूडेंट, यहाँ पर 6 फेसेस हैं। यहाँ पर इसके कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं। अगर मैं इस फेस को a बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये b इस पॉइंट को a बोल रहा हूँ, यहाँ पर इसको b बोल रहा हूँ, और इसको हम यहाँ पर c बोल रहे हैं, ठीक है। ये b है तो यहाँ पर इसे मैं b डैश बोल दे रहा हूँ। यहाँ पर ये a है तो इसके ऊपर यहाँ पर ये पॉइंट b के अपोजिट ये वाला जो फेस है इसे मैं यहाँ पर b के जस्ट अपोजिट यहाँ पर एक आएगा, इसको हम बोल दे रहे हैं b डैश, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पर ये जो आपका इसे मैं बोल दे रहा हूँ p पॉइंट बोल दे रहा हूँ, और स्टूडेंट यहाँ पर आपका c के अपोजिट यहाँ c डैश है और a के अपोजिट यहाँ a डैश है। आप नेमिंग किसी भी तरीके से कर सकते हैं जैसा आपको जो है कंफर्टेबल लगे। तो ये इस तरीके से ये फेसेस आ गए हैं, ये कॉर्नर्स हमने इन कॉर्नर्स के नाम दे दिए। अब यहाँ से आप देख सकते हैं टोटल जो पैरेललोपाइप है यानी कि घनाभ है कितने फेसेस में डिवाइड हो गया, 6 फेसेस में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6 जो इसके अपोजिट आएगा। तो टोटल 6 फेसेस हैं। अब अगर हमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई करनी है, इट मीन्स हमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए हमें दोनों इंटीग्रल्स सेपरेटली सॉल्व कर ले होंगे। एक तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के स्टेटमेंट में अभी हमने डिस्कस किया, एक तो सरफेस इंटीग्रल और एक वॉल्यूम इंटीग्रल, ये दोनों सॉल्व करने होंगे। सेपरेटली सॉल्व करके अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम कह पाएंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई है यहाँ पर। तो क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें गिवन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन वेक्टर फंक्शन हमें गिवन है, वेक्टर फंक्शन f इज इक्वल टू, क्वेश्चन में गिवन है
तो ये हमें वेक्टर फंक्शन हमें क्वेश्चन में गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड आई कैप प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एस जे कैप प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई के कैप। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका वॉल्यूम इंटीग्रल सॉल्व कर ले रहा हूँ, क्योंकि वॉल्यूम इंटीग्रल सॉल्व करना ईजी होता है, उसमें मिस्टेक होने के चांस कम होते हैं, तो इसलिए पहले हम उसे चेक कर लेते हैं, उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। पर वॉल्यूम इंटीग्रल वाला पार्ट जो इसके है स्टेटमेंट में हमें चाहिए, वो किसका वॉल्यूम इंटीग्रल कैलकुलेट करना है यहाँ पर स्टूडेंट, ट्रिपल इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ एफ का। अगर हमें एफ गिवन है तो पहले हम डाइवर्जेंस ऑफ एफ कैलकुलेट कर लेंगे, एफ हमें गिवन है। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ स्टूडेंट किसके इक्वल होगा, डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल टू, डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी, डेल डॉट एफ के इक्वल होता है। तो डाइवर्जेंस इक्वल टू होता है डेल डॉट एफ के इक्वल, और डेल ऑपरेटर यहाँ पर किसके इक्वल होता है, डेल डिफरेंशिएशन वेक्टर ऑपरेटर होता है डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, ये डेल ऑपरेटर होता है। डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर फंक्शन एफ जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज गिवन इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड आई कैप प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स जे कैप प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई के कैप। तो स्टूडेंट की हमें वैल्यू गिवन है, तो दोनों की अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो स्टूडेंट आप जानते हैं आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, तो इट मीन्स आई डॉट आई ही रह जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा, यानी कि आई की आई से ही डॉट प्रोडक्ट रिमेनिंग रह जाएगी, बाकी आई की डॉट प्रोडक्ट अगर बाकी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 0 होगा। इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट कैसे होगी, आई की आई से, जे की जे के और के की टर्म्स की के से प्रोडक्ट। तो आई डॉट आई आपका 1 और डेल ओवर डेल एक्स ऑपरेट हो जाएगा किस पर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड पर। इसी तरीके से जे की जे से जब करेंगे तो आपका डेल ओवर डेल वाई ऑफ वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स आ जाएगा। फिर प्लस इसी तरीके से डेल ओवर के वाई के कैसे होगी टर्म की प्रोडक्ट, तो डेल ओवर डेल जेड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ से। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट, आप पार्शियली देख रहे हैं हम डिफरेंशिएशन, डेल ओवर डेल एक्स मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, और जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, ये डेल है यहाँ पर, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब एक्स को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट रखते हुए डिफरेंशिएट करना है। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर फार्मूले से 2x हो जाएगा, और वाई और जेड कॉन्स्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन कॉन्स्टेंट का। फिर प्लस ऐसे इस टर्म में करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में तो आपका जेड और एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और जेड और एक्स कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ऐसे यहाँ पर करेंगे तो जेड स्क्वायर का 2z हो जाएगा, और जेड के रेस्पेक्ट में करें एक्स वाई कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0। इट मींस स्टूडेंट यहाँ से हमें डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन f की वैल्यू मिल गई, डाइवर्जेंस ऑफ f की, दैट इज 2x प्लस 2y प्लस 2z, ये आपको डाइवर्जेंस ऑफ f की वैल्यू मिल जाती है। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग, जो वॉल्यूम इंटीग्रल हमें सॉल्व करना है। तो वॉल्यूम इंटीग्रल हमें कौन सा सॉल्व करना होता है, ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम v ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ f dx dy dz। तो ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम देख सकते हैं ये डाइवर्जेंस ऑफ f की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड। और स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट्स जो है वो ओवर द वॉल्यूम v आएगी, तो वहाँ पर v में आप देख रहे हैं x की जो वैल्यू है क्वेश्चन में गिवन है, लिमिट्स हमें यहाँ पर वॉल्यूम v के लिए करनी है, तो वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। x वेरी करेगा 0 टू a, यानी कि x की लिमिट 0 से a जाएगी, y की लिमिट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0 टू b जाएगी, और z की लिमिट 0 टू c। तो यहाँ पर वो लिमिट्स हम कुछ स्टूडेंट्स पुट कर देंगे। तो x की लिमिट आपकी हो जाती है 0 टू a, y की लिमिट आपकी हो जाती है 0 टू b, एंड z की लिमिट स्टूडेंट यहाँ से 0 टू c हो जाती है। अभी जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं स्टूडेंट, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट अगर होता है तो प्रोडक्ट में बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन के बाहर, तो 2 यहाँ पर कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 इंटू इंटीग्रेशन z गोज टू 0 टू c, इंटीग्रेशन y गोज टू 0 टू b, और इंटीग्रेशन x गोज टू 0 टू a आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें ट्रिपल इंटीग्रल सॉल्व करना है। तो ये ट्रिपल इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए 3 वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में, तो सबसे पहले हम आप लोगों ने ट्रिपल इंटीग्रल स्टडी किया होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ट्रिपल इंटीग्रल किस तरीके से सॉल्व होता है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, किसी भी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा, और उसके क्योंकि तीनों लिमिट्स कॉन्स्टेंट है तो किसी के भी रेस्पेक्ट में पहले कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट लिमिट अगर है तो। इंटीग्रेट करते समय आपको जब किसी एक के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बाकी को कॉन्स्टेंट ट्रीट करके चलना होगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हमारा है, हम पहले इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड dx इंटीग्रेशन और dy dz इस तरीके से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं,
पहले x के रेस्पेक्ट में y और z को कांस्टेंट ट्रीट करते समय, तो y करते हुए तो y की लिमिट 0 टू b है, और यहाँ पर इंटीग्रेशन अगर हम इस पार्ट का x के रेस्पेक्ट में करें तो आप देख रहे हैं x की पावर 1 है, तो पावर फार्मूले से x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, तो इसका हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2। यहाँ पर प्लस आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो y यहाँ कांस्टेंट रहेगा, और dx y dx इंटीग्रेशन करेंगे तो y और dx का हो जाएगा x। फिर प्लस z कांस्टेंट है तो z इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, z तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, dx का इंटीग्रेशन आपका x आ जाएगा, zx आ जाएगा। इंटीग्रेशन करने पर यहाँ पर लिमिट स्टूडेंट रखेंगे तो आपकी x की लिमिट क्या थी 0 टू a, और ये dy dz। अभी स्टूडेंट हम यहाँ पर लिमिट्स रख देते हैं, तो 2z गोज टू 0 टू c, y गोज टू 0 टू b, और अगर हम लिमिट्स यहाँ पर x की अपर लिमिट a रखते हैं तो यहाँ पर आपका आ जाएगा a स्क्वायर बाई 2 प्लस ए वाई प्लस ए जेड। लोअर लिमिट रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डी वाई डी जेड रह जाता है। अभी स्टूडेंट हम इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में कर देते हैं। जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सिमिलरली आपका z कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पर 2 एज इट इज प्रोडक्ट में, और इंटीग्रेशन हम यहाँ पर इस बार किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं स्टूडेंट, तो a स्क्वायर बाई 2 कॉन्स्टेंट है, और dy इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा तो dy का इंटीग्रेशन आपका यहाँ पर y आ जाएगा। फिर प्लस इस पार्ट का इंटीग्रेशन होगा ए वाई डी वाई का, तो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2। फिर प्लस इसका करेंगे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ए जेड डी जेड ए जेड का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में रहे हैं तो a और z तो कांस्टेंट रहेगा, और डी वाई का आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा y। लिमिट आपकी y की क्या गिवन है 0 टू p, और यहाँ पर फिर रिमेनिंग इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू z हमारा रह जाता है स्टूडेंट। अभी हम यहाँ पर लिमिट्स पुट कर देते हैं, z गोज टू 0 टू c, और एक आपकी y की लिमिट 0 टू b है, अपर लिमिट b रखते हैं तो यहाँ पर a स्क्वायर बाई 2b प्लस ए बी स्क्वायर बाई 2 प्लस ए बी जेड, और लोअर लिमिट रखेंगे स्टूडेंट सब 0 हो जाएगा, तो माइनस लोअर 0 करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज यही वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका इंटीग्रेशन करके आ गया यहाँ पर। अब लास्ट इंटीग्रेशन स्टूडेंट यहाँ पर हमारा रह जाता है किसके रेस्पेक्ट में, जेड के, तो जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन आप जेड के रेस्पेक्ट में पार्ट का करेंगे तो ए स्क्वायर बाई 2b कॉन्स्टेंट, और डी जेड का इंटीग्रेशन आपका स्टूडेंट जेड हो जाएगा। फिर प्लस ए बी स्क्वायर बाई 2 डी जेड का इंटीग्रेशन होगा तो ए बी स्क्वायर बाई 2 कॉन्स्टेंट और डी जेड का जेड हो जाएगा। फिर प्लस इसमें लिमिट ए बी कॉन्स्टेंट और जेड का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा जेड स्क्वायर बाय 2। अभी स्टूडेंट हम इसमें लिमिट अगर रखें, लिमिट आपकी z की क्या थी 0 टू c, तो z की लिमिट अगर स्टूडेंट हम यहाँ पर रखते हैं तो ये आपका 2 तो कॉमन आकर सभी से 1/2 कॉमन आकर कैंसिल आउट हो जाएगा, और लिमिट रखने पर a स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर आ जाएगा। और स्टूडेंट हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ए बी सी कॉमन आ जा रहा है, और आपकी वैल्यू ए बी सी कॉमन लेने पर यहाँ पर आ जाती है a प्लस बी प्लस सी। तो ये हमारा इंटीग्रल सॉल्व करके आ गया। तो यहाँ से स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जो इंटीग्रल की वैल्यू, तो इंटीग्रल की वैल्यू स्टूडेंट हमें यहाँ पर ये फाइंड आउट हो गई है वॉल्यूम इंटीग्रल की। ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम v ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ f dx dy dz इज इक्वल टू ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये हमें फाइंड आउट हो गई है। अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई करनी है तो हमें ये वॉल्यूम इंटीग्रल के साथ साथ हमें सरफेस इंटीग्रल भी सॉल्व करना होगा, और वो सरफेस इंटीग्रल इसी के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई है। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पर अब सरफेस इंटीग्रल सॉल्व करना होगा। सरफेस इंटीग्रल सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट हम यहाँ पर देखेंगे कि टोटल हमारे पास जो सरफेस है उसमें कितने फेसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये पैरेलल पाइप था, इस पैरेलल पाइप में टोटल 6 फेसेस हैं, तो 6 फेसेस के अलोंग हमें अगर सरफेस इंटीग्रल निकालना है तो हर एक फेस के अलोंग सरफेस इंटीग्रल सॉल्व करके और फिर उनका टोटल फाइंड आउट करना होगा। वो एक्जैक्टली यही वैल्यू आनी चाहिए जो वॉल्यूम इंटीग्रल अभी हमने सॉल्व करा है। अगर आ जाता है तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाइड है। तो स्टूडेंट अब 6 के 6 फेसेस के अलोंग हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेसेस क्या क्या है। एक आपका ये फेस है ओ ए बी सी, ओ ए सी डैश बी, तो ये वाला फेस अगर आप स्टूडेंट देखें तो ये कौन से प्लेन में जा रहा है, आपका एक्स वाई एक्सिस को इस प्लेन में आ रही है तो ये एक्स वाई प्लेन होगा। और एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा तो इसकी इक्वेशन जेड इक्वल टू क्या हो जाएगी 0। तो ये आपका फेस हो गया ओ ए सी डैश बी, तो ओ ए सी डैश बी। तो अब हम एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू, तो अगर हम ओ ए
सी डैश बी फेस की बात करें, ओ ए सी डैश बी ये वाला फेस, तो ये वाला फेस जो है वो हमारा कौन से प्लेन में आ रहा है, एक्स वाई प्लेन में आ रहा है। और एक्स वाई प्लेन में आप जानते हैं जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इस प्लेन की इक्वेशन आपको दिख रही होगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 यहाँ से हो जाएगी, क्योंकि एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है। और एक्स वाई प्लेन में अगर हम प्रोजेक्शन लें इस सरफेस का, एलिमेंट्री प्रोजेक्शन का, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका एलिमेंट्री पार्ट का एरिया डी एस इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई होगा। नॉर्मल वेक्टर एन कैप जो सरफेस का एन कैप यहाँ पर आउटवर्ड ड्रोन वेक्टर होता है, यूनिट नॉर्मल, आउटवर्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर ये जो फेस है आप देख रहे हैं ओ ए सी डैश बी, इस फेस में परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन में हो सकते हैं, एक तो जेड एक्सिस की दिशा में और एक जेड एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में। पर यहाँ पर हमें आउटवर्ड डायरेक्शन में चाहिए, बॉक्स के अंदर नहीं, बाहर की तरफ को, तो वो नीचे आएगा जो कि जेड एक्सिस के अपोजिट है। और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आप जानते हैं आई कैप, जे कैप, सॉरी के कैप होता है, तो जेड एक्सिस के अपोजिट माइनस के कैप आ जाएगा। तो यहाँ पर एन कैप की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर माइनस के कैप हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, साथ ही साथ हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक एफ वेक्टर डॉट एन कैप की वैल्यू भी लिखते चलते हैं, जिससे कि हमें वहाँ पर जब हम सरफेस इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो भी हम यहाँ पर साथ के साथ सॉल्व करके चलते रहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वेक्टर फंक्शन हमारा क्वेश्चन में गिवन था, वो वेक्टर फंक्शन एफ क्या था यहाँ पर, वेक्टर फंक्शन, तो वेक्टर फंक्शन एफ इज इक्वल टू ये हमें गिवन था एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड आई कैप प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स जे कैप प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई के कैप। अब यहाँ पर एन कैप की वैल्यू हमारी आ चुकी है माइनस के, तो एफ डॉट एन कैप अगर हम सोल्व करना है तो इसमें इस एफ वेक्टर में हमें एन कैप की वैल्यू दैट मीन्स माइनस के से डॉट प्रोडक्ट करनी है। तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आप जानते हैं के से डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगी, बाकी अदरवाइज आई और जे के साथ 0 हो जाएगी। तो ये टर्म डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एफ डॉट माइनस के, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, आई डॉट के, जे डॉट के भी 0 हो जाएगा और के डॉट के यहाँ पर 1 आएगा, बट ये माइनस के है तो ये माइनस का आएगा। तो इट मीन्स एफ डॉट एन कैप की वैल्यू हमारी यहाँ पर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई आ जाएगी, माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगी। अभी अगर हम इस वाले फेस की बात करें, नेक्स्ट फेस हमारा क्या है लेकर चल रहे हैं, मैं इसी के पैरेलल वाला फेस लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पर ये फेस लिया था अभी हमने, इसी के पैरेलल वाला फेस ये वाला ऊपर वाला हो जाएगा। ये फेस हमारा होगा सी बी डैश पी ए डैश, सी बी डैश पी ए डैश। तो सी बी डैश पी ए डैश की अगर हम बात करें तो ये फेस पर आप जान रहे हैं कि ये फेस एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है और इस पर ये डिस्टेंस क्या दिख रही है हमें, सी दिख रही है। तो इस फेस पर जो भी पॉइंट होगा हर एक पर जेड कोऑर्डिनेट आपका सी होगा, तो इसलिए फेस की इक्वेशन इसकी हो जाएगी यहाँ पर स्टूडेंट जेड इक्वल टू सी, इस फेस की इक्वेशन हो जाएगी z इक्वल टू सी। ये फेस किसके पैरेलल है, कोऑर्डिनेट प्लेन के, ये एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, तो इसका एलिमेंट्री पार्ट का जो एरिया होगा एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, इसलिए इसका एरिया होगा डी एस इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई। यहाँ पर सरफेस का नॉर्मल वेक्टर एन कैप की रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर एन कैप की वैल्यू क्या होगी, एन कैप हमने पढ़ा है कि वो जो भी सरफेस हम कंसीडर करके चलते हैं उसके एन कैप मतलब नॉर्मल वेक्टर यानी कि उसके परपेंडिकुलर वेक्टर। परपेंडिकुलर वेक्टर यहाँ पर इस फेस के परपेंडिकुलर वेक्टर 2 हो सकते हैं, या तो ऊपर की तरफ को या नीचे की तरफ को। बट हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है फार्मूले का स्टेटमेंट, जो हमने थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ा है, उसमें एन कैप आउटवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। आउटवर्ड डायरेक्शन में मतलब बाहर की तरफ को इस तरीके से होगा, जो कि किसके पैरेलल जाएगा, जेड एक्सिस के। और जेड एक्सिस के पैरेलल आपका यूनिट वेक्टर क्या होता है, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के कैप। तो इट मींस एन कैप की वैल्यू यहाँ पर के कैप हो जाएगी स्टूडेंट। अब यहाँ पर आप एफ डॉट एन कैप भी निकाल लीजिए। तो एफ आपका ये था, इसमें के से आपके एन कैप की वैल्यू के आ गई है, तो के से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपका के डॉट के वाली टर्म दैट मीन्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई टर्म बचेगी एफ डॉट एन कैप की वैल्यू। अभी हम नेक्स्ट फेस पर चलते हैं। नेक्स्ट फेस इज ओ बी ए डैश सी। ओ बी ए डैश सी की बात हम कर रहे हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर ओ बी ए डैश सी ये वाला फेस आपका हो जाएगा ओ बी ए डैश सी। ओ बी ए डैश सी इस वाले फेस की अगर हम बात करें तो ये वाला फेस कौन से प्लेन में आ रहा है, ये आपका आ रहा है वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन में। और वाई जेड प्लेन में आप जानते हैं कि वाई जेड प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए इस वाई जेड प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू 0। तो इसकी इक्वेशन ओ बी ए डैश सी इस प्लेन की इक्वेशन आपकी यहाँ पर आ जाएगी x इक्वल टू 0। और यहाँ पर x इक्वल टू 0 आ गई है। और ये प्लेन कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन में जा रहा है। तो वाई जेड प्लेन में है तो इसका एलिमेंट्री पार्ट का एरिया जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वाई जेड है तो डी वाई डी जेड आ जाएगा। अब यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर की बात करें इस वाले फेस की, तो वाई जेड प्लेन में ये वाला फेस आपका आ रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर किस डायरेक्शन में आएगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर बाहर की तरफ को, ये इस दिशा में आएगा जो कि एक्स एक्सिस के अपोजिट जाएगा। ये आपकी एक्स एक्सिस है, इसके जस्ट अपोजिट जाएगा। तो इसके एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, ये माइनस आई कैप। तो यहाँ पर एन कैप की वैल्यू यहाँ पर
माइनस आई कैप आ जाएगी स्टूडेंट। तो जब आप यहाँ पर एफ डॉट एन कैप निकालेंगे तो एन कैप की वैल्यू माइनस आई है, इससे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर आई डॉट आई 1 आ जाएगा, बट यहाँ माइनस है तो ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से हम ए सी डैश पी बी डैश फेस की बात कर रहे हैं हम। ए सी डैश पी बी डैश, ए सी डैश पी बी डैश, इस वाले फेस की बात कर रहे हैं। तो ये वाला फेस अगर हम देखें तो इस वाले फेस के, जो कि आपका ये वाला फेस था वाई जेड प्लेन में था, इस फेस के जस्ट पैरेलल है और इस फेस के जस्ट पैरेलल है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ए है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं वाई जेड प्लेन के तो के पैरेलल है, तो इसलिए यहाँ पर इसकी इक्वेशन यहाँ पर आपकी हो जाएगी x इक्वल टू ए। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपकी इक्वेशन यहाँ पर इसकी हो जाएगी x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये इसके पैरेलल है वाई जेड प्लेन के, तो इसकी इक्वेशन x इक्वल टू ए हो गई। और इसका प्रोजेक्शन जब एलिमेंट्री पार्ट का देखेंगे वाई जेड प्लेन के पैरेलल है तो वो क्या आएगा, ds की वैल्यू dy dz। और ये वाला फेस जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये वाला फेस ए सी डैश पी बी डैश, तो ये वाला फेस के लिए यूनिट वेक्टर आपका जाएगा इस डायरेक्शन में, जो कि कौन सी डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एन कैप। तो एन कैप की वैल्यू एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर की कितनी होगी, आई कैप। तो स्टूडेंट यहाँ पर एन कैप आपका आई कैप हो जाएगा। अभी यहाँ पर हम एफ डॉट एन कैप की भी वैल्यू साथ में निकाल लेते हैं। आई कैप आप एन कैप आपका आई हो गया, और एफ और एन कैप की यानी कि आई की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई डॉट आई आपका ये 1 हो जाएगा, बाकी सब 0। तो यहाँ पर 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड आपकी ये वैल्यू आ जाएगी एफ डॉट एन कैप की। अब फेस ओ ए बी डैश सी की बात करते हैं। ओ ए बी डैश सी, तो ओ ए बी डैश सी, ओ ए बी डैश सी, इस वाले फेस की बात करें तो स्टूडेंट ये कौन से प्लेन में जा रहा है, आपको दिख रहा होगा ये ओ ए बी डैश सी फेस, ये एक्स जेड प्लेन में है। कौन से प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में है। तो एक्स जेड प्लेन में आप जानते हैं एक्स जेड प्लेन में वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इस फेस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0। और ये क्योंकि ये प्लेन एक्स जेड प्लेन में जा रहा है तो एक्स जेड प्लेन में प्रोजेक्शन देखेंगे एलिमेंट्री पार्ट एरिया ds, तो हो जाएगा एक्स जेड प्लेन में dx dz। और इस वाले फेस के लिए अगर हम यूनिट वेक्टर देखें इस वाले फेस के लिए, तो स्टूडेंट ओ बी डैश सी, और इस वाले फेस की बात करें तो आउटवर्ड यूनिट वेक्टर बाहर की तरफ को होगा, किसके जस्ट अपोजिट, वाई एक्सिस के अपोजिट। ये आपका वाई एक्सिस है ना, तो इस वाई एक्सिस के जस्ट अपोजिट होगा। वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, इसके अपोजिट जे कैप होता है, इसके अपोजिट हो जाएगा माइनस जे कैप। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस जे कैप, किसकी वैल्यू, एन कैप की। अब हम एफ डॉट एन कैप भी साथ में निकाल लेते हैं। एन कैप आपका माइनस जे के इक्वल हो गया, तो एफ डॉट एन कैप क्या हो जाएगा, इस एफ में आप माइनस जे की प्रोडक्ट कर लीजिए, डॉट प्रोडक्ट। तो माइनस जे की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपका सब 0 हो जाएगा, जे डॉट जे वाली टर्म ये रह जाएगी, बट में नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव में आएगी, माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट फेज पर जाते हैं स्टूडेंट, बी सी डैश पी ए डैश। तो बी सी डैश पी ए डैश, ये वाला फेस पी बी सी डैश पी ए डैश, इस वाले फेस की हम बात कर रहे हैं। तो ये वाला फेस अगर हम देखें तो इस वाले फेस के पैरेलल है, जो कि जेड एक्स प्लेन है। तो ये वाला फेस जेड एक्स प्लेन के पैरेलल है, तो जेड एक्स प्लेन के पैरेलल है तो इसकी इक्वेशन होगी, जेड एक्स के पैरेलल तो इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू कितने डिस्टेंस पर है, b डिस्टेंस पर। तो इसकी इक्वेशन स्टूडेंट हो जाएगी y इक्वल टू b। और ये जेड एक्स प्लेन के पैरेलल है, प्रोजेक्शन जेड एक्स प्लेन में जाएगा तो इसका एलिमेंट्री एरिया ds इज इक्वल टू जेड एक्स में जाएगा तो dz dx आ जाएगा स्टूडेंट। एलिमेंट्री एरिया ds की वैल्यू जेड एक्स में जाएगा तो dz dx आ जाएगा। और इसका इस वाले फेस के लिए अगर आप यूनिट वेक्टर देखें तो इस वाले फेस के लिए यूनिट वेक्टर कहाँ जाएगा, बी सी डैश पी ए डैश फेस की बात कर रहे हैं तो आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर बाहर की तरफ को आएगा, किसकी डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की। तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा स्टूडेंट, जे कैप वो यहाँ आ जाएगा। एन कैप की वैल्यू आपकी जे कैप आ गई। अब हम एफ डॉट एन कैप निकाल लेते हैं। एफ आपका टोटल ये था, इसमें एन कैप की वैल्यू आपकी जे कैप हो गई, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं जे कैप की, तो आपका सब 0 हो जाएगा, जे डॉट आई 0 होगा, जे डॉट के 0 होगा, जे डॉट जे वाली टर्म ये रह जाएगी, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर वैल्यू इसकी वाई स्क्वायर माइनस आपका जेड एक्स आ जाती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये आपने पहले सारी टेबल में कैलकुलेशन कर ली है। अब आपको ईजी हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल सॉल्व करना। तो अब हम सरफेस इंटीग्रल एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। तो सरफेस इंटीग्रल हम देखते हैं, टोटल सरफेस इंटीग्रल निकालना है। तो टोटल सरफेस इंटीग्रल किसके इक्वल होगा, हमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग सरफेस इंटीग्रल सॉल्व करना है एफ डॉट एन कैप डी एस। और ये मैंने आप लोगों को बताया था, ये इक्वल होगा सरफेस इंटीग्रल
का सम जो अलग अलग सरफेसिस के अलोंग आएगा, जितनी टोटल 6 फेसेस हैं। तो अगर हम 6 फेसेस की बात करें तो एक फेस हमारा था ओ, ये वाला फेस ओ ए सी डैश बी, तो इसके अलोंग एफ डॉट एन कैप डी एस प्लस सरफेस इंटीग्रल अलोंग सी बी डैश पी ए डैश, ये वाला फेस, और इसके अलोंग एफ डॉट एन कैप डी एस सरफेस इंटीग्रल प्लस ये वाला फेस आपका नेक्स्ट क्या है ओ बी ए डैश सी एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस प्लस सरफेस इंटीग्रल अलोंग नेक्स्ट फेस आपका क्या है ए सी डैश पी बी डैश एफ डॉट एन कैप डी एस प्लस सरफेस इंटीग्रल अलोंग ओ ए बी डैश सी, ये वाला फेस ऑफ एफ डॉट एन कैप डी एस प्लस सरफेस इंटीग्रल लास्ट फेस है आपका बी सी डैश पी ए डैश एफ डॉट एन कैप डी एस। अभी स्टूडेंट बस हम टेबल से ये सारी वैल्यूज़ रखते चले जाएंगे जो अभी हमने टेबल कंस्ट्रक्ट कर रही है। यहाँ पर स्टूडेंट आप देखेंगे कि ये वाला जब हमने एफ डॉट एन कैप सॉल्व करा है तो यहाँ पर आपके फेस सरफेस की इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ सरफेस जेड इक्वल टू जीरो है, तो जेड इक्वल टू जीरो इसमें पुट करेंगे क्योंकि इस सरफेस पर जेड जीरो सेटिस्फाई करेगा, तो जेड इक्वल टू जीरो इसमें रखेंगे तो एफ डॉट एन कैप की वैल्यू माइनस जेड स्क्वायर की जेड की जगह पर जीरो रखेंगे तो जीरो माइनस एक्स वाई, इट मीन सॉल्व करके एक्स वाई आ जाएगा। जब जेड इक्वल टू सी फेस की बात करेंगे तो जेड की प्लेस पर सी रखेंगे तो आपका सी स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस एक्स वाई आ जाएगा। इसी तरीके से एक्स इक्वल टू जीरो फेस के लिए एफ डॉट एन कैप जब निकालेंगे तो आपका जीरो रखने पर यहाँ पर माइनस जीरो स्क्वायर माइनस वाई जेड, तो ये वाई जेड आ जाएगा। इसी तरीके से वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो अब हम यही वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर जब हम ये वैल्यूज़ रख रहे हैं स्टूडेंट, सरफेस इंटीग्रल ये सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पर एफ डॉट एन कैप की वैल्यू आपको सॉल्व करके क्या दिख रही है, एफ डॉट एन कैप की वैल्यू इस वाले फेस के लिए क्या दिख रही है, इस वाले फेस के लिए एफ डॉट एन कैप की वैल्यू आपको यहाँ पर दिख रही है कितनी, यहाँ पर ये वैल्यू आपकी सॉल्व करके कितनी बनेगी है फाइनली एक्स वाई, तो यहाँ पर स्टूडेंट एक्स वाई आ जाएगा। और इस वाले फेस के लिए आपका डी एस किसके इक्वल है, डी एक्स डी वाई, तो यहाँ पर आपका डी एक्स डी वाई आ जाएगा। फिर प्लस अब नेक्स्ट ये आपका फेस है सी बी डैश पी ए डैश, तो सी बी डैश पी ए डैश, तो इस वाले फेस की बात करें तो इसमें आप एफ डैश एन कैप की वैल्यू देख रहे हैं सी स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे इसकी प्लेस पर, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पर रखने पर डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और डी एस की प्लेस पर आपकी वैल्यू डी एक्स डी वाई टेबल से आ जाएगी। अब डी एक्स डी वाई आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी देख रहे हैं डी एक्स डी वाई, तो लिमिट भी आपकी एक्स और वाई की आएगी, तो वाई की लिमिट यहाँ पर स्टूडेंट जीरो से बी हो जाएगी और एक्स की लिमिट आपकी यहाँ से जीरो से ए हो जाएगी। ये यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर आपकी एक्स की लिमिट या वाई की लिमिट आपकी जीरो से बी हो जाएगी और एक्स की लिमिट आपकी जीरो से ए हो जाएगी स्टूडेंट। अब नेक्स्ट फेस पर अगर हम जाएं, इस वाले फेस की बात करें एफ डॉट एन कैप डी एस, ये वाला फेस है, ये कौन सा फेस है, ओ बी ए डैश सी, ओ बी ए डैश सी, तो ओ बी ए डैश सी आपका ये वाला फेस है। इस फेस के लिए आप देख रहे हैं एफ डॉट एन कैप की वैल्यू वाई जेड आई है, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, प्लस ये वाई जेड आपका आया था, और डी एस इसके लिए हमने टेबल से देखा तो डी एस की वैल्यू है डी वाई डी जेड, ये वैल्यू हमने स्टूडेंट यहाँ पर रख दी है। उसके बाद आप डी वाई डी जेड देख रहे हैं तो लिमिट भी आपकी वाई और जेड की जाएगी, तो वाई की लिमिट क्वेश्चन में गिवन है जीरो टू बी जाएगी और जेड की लिमिट जीरो टू सी जाएगी। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट फेस की बात करते हैं, ये वाला फेस, ये फेस स्टूडेंट कौन सा है, ओ ए बी डैश सी, ओ ए बी डैश सी, ओ ए बी डैश सी, तो ओ ए बी डैश सी फेस की बात करें तो ये वाला फेस हमारा ये वाला हो गया ओ ए बी डैश सी, तो ओ ए बी डैश सी फेस ये वाला फेस हो जाएगा स्टूडेंट, सॉरी ये वाला फेस रह गया अभी, ए सी डैश पी बी डैश, तो ए सी डैश पी बी डैश, तो ए सी डैश पी बी डैश ये वाला फेस हो जाएगा ए सी डैश पी बी डैश। तो इस वाले फेस के लिए आप देख सकते हैं एफ डॉट एन कैप की वैल्यू क्या आई है, ए स्क्वायर माइनस वाई जेड, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, तो स्टूडेंट उसकी जगह पर यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस वाई जेड,
और इस फेस के लिए डी एस की वैल्यू कितनी है, डी वाई डी जेड, तो यहाँ पर आपका डी वाई डी जेड आ जाएगा। अब y और z की लिमिट क्वेश्चन में हमें गिवन है, y की लिमिट हमारी क्वेश्चन में गिवन है 0 to v और z की लिमिट गिवन है 0 to c स्टूडेंट, ये गिवन है। अभी हम लास्ट टू और फेसेस रह रहे हैं, कौन कौन से, एक तो हमारे पास ये वैल्यू रह रही है इंटीग्रल किसके अलोंग o फेस ओ ए बी डैश सी, ओ ए बी डैश सी फेस की बात करें तो ओ ए बी डैश सी फेस कौन सा वाला है, ओ ए बी डैश सी फेस ये वाला है। और इस फेस के लिए लास्ट में हमारा एफ डॉट एन कैप की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आई है स्टूडेंट, यहाँ पर एक्स जेड आ गई है, ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, एक्स जेड वैल्यू आ गई है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस एक्स जेड। और ये फेस के लिए अगर हम देखें तो इस फेस के लिए डी एस की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, डी एक्स डी जेड। तो एक्स की लिमिट यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहाँ से कहाँ तक गिवन है 0 to a, और वाई की जेड की लिमिट आपकी जाएगी, डी जेड है तो जेड की लिमिट जाएगी 0 to आपकी क्वेश्चन में गिवन है c, ठीक है। उसके बाद लास्ट आपका फेस यहाँ पर ये रह जाता है जिसके लिए हमें सॉल्व करना अब इंटीग्रल रह गया, वो है बी सी डैश पी ए डैश, बी सी डैश पी ए डैश। तो बी सी डैश पी ए डैश कौन सा फेस है, बी सी डैश पी ए डैश ये वाला फेस है। इस फेस के लिए आप देख रहे हैं लास्ट में आपका एफ डॉट एन कैप आ रहा है बी स्क्वायर माइनस जेड एक्स, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे बी स्क्वायर माइनस जेड एक्स। और इस फेस के लिए आप देख रहे हैं डी एस की वैल्यू डी जेड डी एक्स है, तो यहाँ पर आ जाएगा डी जेड डी एक्स, और लिमिट भी आपकी जेड और एक्स की जाएगी। जेड की क्वेश्चन में 0 to c गिवन है और एक्स की वैल्यू 0 to लिमिट आपको गिवन है क्वेश्चन में ए गिवन है। तो जस्ट अब हमें इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ से ये डबल इंटीग्रेशन है, तो डबल इंटीग्रेशन जब हम अब इसे सॉल्व करेंगे तो डबल इंटीग्रेशन में आप जानते हैं कि दोनों लिमिट अगर कांस्टेंट है तो किसी के भी रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो अगर मैं पहले यहाँ पर आपका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन अगर मैं कर रहा हूँ तो आपका x रहेगा कांस्टेंट, x रहेगा कांस्टेंट, तो x कांस्टेंट रहेगा और y का इंटीग्रेशन होगा, तो x कांस्टेंट, y का y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2, और आपकी लिमिट्स यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है वो चली जाएगी 0 to b। नेक्स्ट रिमेनिंग इंटीग्रल एक्स के रेस्पेक्ट में बचता है। अब इस वाले इंटीग्रल को सॉल्व करें स्टूडेंट यहाँ पर, तो जब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पर पहले वाई के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो वाई के रेस्पेक्ट में करूँगा तो एक्स की लिमिट क्वेश्चन में गिवन है 0 to a, वो एज इट इज रहेगी। और जब हम वाई के रेस्पेक्ट में करें तो एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा, और डी वाई इंटीग्रेशन जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सी स्क्वायर तो आपका एज इट इज कॉन्स्टेंट है, वो एज इट इज, और डी वाई का इंटीग्रेशन वाई आ जाएगा माइनस एक्स वाई का, जब एक्स वाई के रेस्पेक्ट में करें तो एक्स तो कॉन्स्टेंट रहेगा एज इट इज, और वाई का हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर बाय 2, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पर आपकी y की लिमिट क्वेश्चन में गिवन है 0 to b, रिमेनिंग इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट में dx रह जाएगा। अभी इस वाले पार्ट की बात करते हैं, प्लस इस वाले को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर भी दोनों लिमिट कांस्टेंट है, तो पहले किसी के भी रेस्पेक्ट में कर सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर भी मैं एक काम करता हूँ, पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लेता हूँ, z को एज इट इज रखता हूँ 0 to c। तो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो z कांस्टेंट रहेगा और y का इंटीग्रेशन होगा y के रेस्पेक्ट में y स्क्वायर बाय 2, और लिमिट क्वेश्चन में y की क्या गिवन है 0 to b, और रिमेनिंग आपका dz रह जाएगा। फिर प्लस स्टूडेंट ये वाला इंटीग्रेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें भी डबल इंटीग्रल है z और y के रेस्पेक्ट में, तो पहले किसी के भी रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं पहले यहाँ पर y के ही रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, z की लिमिट आपकी 0 to c, और y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हम जब करेंगे तो आपका बाकी रिमेनिंग पार्ट कांस्टेंट रहेगा। तो a स्क्वायर कांस्टेंट है, हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो a स्क्वायर dy अंदर जाएगा, इंटीग्रेट होगा, तो a स्क्वायर कांस्टेंट एज इट इज, और dy का आपका y हो जाएगा, माइनस आप वाई जेड का करेंगे तो जेड कांस्टेंट रहेगा वाई एज इट इज, और वाई का वाई के रेस्पेक्ट में वाई स्क्वायर बाय 2, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पर आपको वाई की लिमिट क्वेश्चन में गिवन है 0 to b, रिमेनिंग इंटीग्रेशन डी जेड रह जाएगा। फिर प्लस अब इस वाले पार्ट की बात करते हैं, ये वाला इंटीग्रल हमें सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करें तो इसमें भी डबल इंटीग्रल है, एक्स को एज इट इज रखते हैं, एक्स की लिमिट 0 to a, और जेड के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करते हैं तो आपका एक्स कांस्टेंट रहेगा वाई एज इट इज, और जेड का इंटीग्रेशन जेड के रेस्पेक्ट में हो जाएगा जेड स्क्वायर बाय 2, और इसका लिमिट आपको क्वेश्चन में गिवन है 0 to c, रिमेनिंग इंटीग्रल dx रह जाएगा। फिर प्लस इस वाले पार्ट का आप इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, इसी तरीके से हम x का इंटीग्रेशन पहले एज इट इज रखते हैं और z के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो dz को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो b स्क्वायर जेड dz का इंटीग्रेशन b स्क्वायर एज इट इज d का z हो जाएगा, माइनस अभी हम इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपका x कांस्टेंट रहेगा और z का z के रेस्पेक्ट में हो जाएगा z स्क्वायर बाय 2, लिमिट आपकी z की क्वेश्चन में गिवन है 0 to c, रिमेनिंग इंटीग्रेशन आपका dx रह जाएगा। स्टूडेंट अभी हम इसमें लिमिट्स रख देते हैं और फिर इंटीग्रेट करेंगे, एक और इंटीग्रेशन बच रहा है, तो 1/2 आपका कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और लिमिट आप रखते हैं x गोज टू 0 to a, तो ये लिमिट रखेंगे y की, तो आपका आएगा कितना b स्क्वायर माइनस 0, तो b स्क्वायर आ जाएगा dx, ठीक है। फिर प्लस इसमें लिमिट रखते हैं x इंटीग्रल 0 to a,
और यहाँ पर अपर लिमिट रखते हैं बी वाई की प्लेस पर, तो आपका आएगा सी स्क्वायर बी माइनस एक्स बी स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। ठीक है, फिर प्लस अब इस वाले पार्ट में जब हम लिमिट रखेंगे y की, तो ये इंटीग्रल z इक्वल गोज टू 0 टू c, और लिमिट रख रहे हैं हम तो z एज इट इज़ 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, जैसे रहने तो चलो एक साथ बाहर लिख लेंगे, तो लिमिट रखेंगे तो ये आपका बी स्क्वायर बाय 2dz आ जाएगा। फिर प्लस इस वाले पार्ट पर अगर हम जाएँ तो इसमें z इंटीग्रेशन 0 टू c एज इट इज़ रहेगा, और हम लिमिट रखेंगे यहाँ पर इस वाले पार्ट में, यहाँ पर लिमिट रखेंगे y की b और अपर लिमिट b लोअर लिमिट 0, तो ये आपका आ जाएगा a स्क्वायर बी माइनस z बी स्क्वायर बाई 2 dz। अब इसको देखते हैं, प्लस x की लिमिट 0 टू a, x अपर लिमिट c रखेंगे तो c स्क्वायर बाय 2 dx, प्लस x गोज टू 0 टू a, लिमिट यहाँ पर रखेंगे इसमें, तो z की लिमिट रखेंगे, z की c है तो ये आ जाएगा आपका b स्क्वायर c माइनस x c स्क्वायर बाय 2 dx। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम इसे और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। आपका बी स्क्वायर बाई 2 इसमें इंटीग्रेशन में दिख रहा होगा कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, और एक्स की लिमिट 0 टू ए में आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, एक्स डी एक्स का। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलिए इसको या इंटीग्रेट, चलिए स्टूडेंट इंटीग्रेट ही कर देते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो एक्स गोज टू 0 टू ए, यहाँ पर सी स्क्वायर बी माइनस एक्स बी स्क्वायर बाई 2 dx, ये इंटीग्रेशन रह जाता है। फिर प्लस आपका z, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं इसमें बी स्क्वायर बाई 2 कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन के, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई 2 प्रोडक्ट में लिख लेते हैं इंटीग्रेशन से बाहर, रिमेनिंग इंटीग्रल आपका रह जाएगा z dz, और लिमिट आपकी z की क्या है 0 टू c, क्वेश्चन में गिवन है 0 टू c। फिर प्लस इंटीग्रल z गोज टू 0 टू c a स्क्वायर बी माइनस जेड बी स्क्वायर बाई 2 dz। फिर प्लस ये वाला पार्ट अगर हम स्टूडेंट देखें तो इसमें सी स्क्वायर बाई 2 कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं प्लस, और रिमेनिंग इंटीग्रेशन एक्स गोज टू 0 टू ए एक्स डी एक्स रह जाएगा। फिर प्लस इस वाले पार्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स की लिमिट 0 टू ए बी स्क्वायर सी माइनस एक्स सी स्क्वायर बाई 2 डी एक्स ये रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम इंटीग्रेट बस करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बी स्क्वायर बाई 2 आपका ये आ गया, और एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, लिमिट रखेंगे तो 0 टू ए लिमिट आएगी आपकी क्वेश्चन में। फिर प्लस इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर सी एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सी स्क्वायर बाई बी कॉन्स्टेंट डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बाई 2 यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, और एक्स का एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, लिमिट आपकी क्वेश्चन में 0 टू बी गिवन है। फिर प्लस इस वाले पार्ट की बात करें तो आपका बी स्क्वायर बाई 2 कॉन्स्टेंट है एज इट इज, और जेड का इंटीग्रेशन आपका जेड स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, लिमिट रखेंगे जेड की 0 टू सी। फिर प्लस यहाँ से इस पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको दिख रहा है ए स्क्वायर बी कॉन्स्टेंट है, और डी जेड अंदर जाएगा तो डी जेड का इंटीग्रेशन आपका जेड हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बाई 2 इस पार्ट में कॉन्स्टेंट है, और जेड का डी जेड का इंटीग्रेशन आपका जेड स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, लिमिट क्वेश्चन में गिवन है 0 टू सी जेड की। ठीक है, और प्लस सी स्क्वायर बाई 2, और ये एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पर स्टूडेंट करेंगे हम तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और लिमिट आपकी 0 टू ए, प्लस यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका बी स्क्वायर सी एक्स माइनस सी स्क्वायर बाई 2, और एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और लिमिट एक्स की 0 टू ए आ जाएगी। अभी हम इसमें लिमिट्स पुट कर देते हैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो स्टूडेंट जब हम यहाँ पर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट बी और लोअर लिमिट तो 0 है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये आपका सॉल्व करके बी स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ से लिमिट रखेंगे तो आपका आएगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर, एक्स की लिमिट 0 टू ए है स्टूडेंट यहाँ पर, तो सी स्क्वायर बी ए, सी स्क्वायर बी ए माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 4 यहाँ से आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर लिमिट रखेंगे स्टूडेंट तो आपका आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय 4, यहाँ पर लिमिट रखेंगे स्टूडेंट तो क्या आएगा जेड की जगह पर सी, तो ए स्क्वायर बी सी माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय 4। फिर प्लस यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो ये सी स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 4, प्लस यहाँ पर लिमिट रखेंगे जेड की एक्स की प्लेस पर है तो ये बी स्क्वायर सी ए माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 4। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पार्ट आपका कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये आपका ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसी तरीके से आपका यहाँ पर आप देख रहे हैं बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय 4 ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और सी स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 4 सी स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। टोटल सिंप्लीफाई करके आप देख सकते हैं क्या बचता है, यहाँ पर सी स्क्वायर बी ए ये रह जाता है, प्लस ए स्क्वायर बी सी ये रह जाता है,
प्लस बी स्क्वायर सी ए आपका ये आ जाता है। तो टोटल अगर हम देखें तो इस टोटल में से आपको दिख रहा है कि ए बी सी हम कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। और ये वैल्यू हमारी किसकी वैल्यू यहाँ पर आई है, ये वैल्यू हमारी सॉल्व कर आई है टोटल सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू आई है ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी। और वहाँ से हमने पहले ये भी सॉल्व करा था कि वॉल्यूम इंटीग्रल भी इतना ही आया था। तो हैंस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट एन कैप डी एस। सो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इज वेरीफाइड। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या हो जाती है, वेरीफाई हो जाती है स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये टॉपिक आपका क्लोज होता है।